मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मैं कर पन वोट कास्ट मैं चुन पन कैंडिडेट लोकल मुद्दों खतर चुन मैं कैंडिडेट। अमकिन वोट तरावन कि सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी मकसद ही हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना जरूरी है, अपना नुमाइंदा चुना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना जरूरी है। डीडी न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकतदार। नाज़रीन, आज इंतखाबात के नताइज का दिन है और आज का दिन जो है बहुत अहम है जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के अवाम के लिए और यहाँ की सियासी पार्टी के लिए। तो आज हम सुबह से ही आपको पल पल की खबर से आगाह कर रहे हैं और इस दौरान हम मुख्तलिफ सियासी तज्ज़ियाकारों, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स और सहाफ़ियों से भी बात करते हैं और नताइज के हवाले से उनकी आरा भी जानते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जी पहले ये सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम जम्मू लिए चलते हैं। आपको जम्मू से हमारे साथ ही मौजूद है जी। हेलो जी 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 अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आदाब जी। मुझे बताइए, जम्मू में जो इंतखाबी नताइज हैं बहुत दिलचस्प रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या मुख्तलिफ था माजी के मुकाबले में? देखिए, जम्मू की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कमोबेश जो 2014 के रिजल्ट थे जी वही उसी का रेपिटेशन हुआ है।
जिस ढंग से बीजेपी ने 25 सीटें पिछली बार जीती थी 2014 में, उसी के मुताबिक नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी 25 के जो फिगर है उसके ऊपर जा रही है। और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हुआ है कि सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है, राजौरी। तो ये अपने आप में बतलाता है कि जो बीजेपी को यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं मिला, उसके लिए एक तरफा मुकाबला था। कांग्रेस बुरी तरह से हारी है ये इलेक्शन। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था कि उस समय भी जो जिसे हम प्लेन्स बोलते हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा और रियासी डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। जिसे हम दूसरे अगर वर्ड्स में बोले तो हिंदू डोमिनेटेड जो इलाके हैं वहां पे कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी 2014 में। सेम चीज इस दफे हुई है कि कांग्रेस ने एक भी सीट यहाँ से नहीं जीती है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की बात है, चिंता की बात है कि कांग्रेस कैसे सिमटती जा रही है कुछ इलाकों में। पहले वो कश्मीर वैली में जब हम कांग्रेस का पिछला हिस्ट्री देखते हैं तो कांग्रेस कुछ एक सीटों पे आके सिमट गई थी। अब जम्मू में भी उसका यही हश्र हो रहा है कि आज जब हम पूरी टैली देखते हैं तो सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो ये कांग्रेस के सोचने का टाइम है कि कांग्रेस ने अगर इस सूबे में, जम्मू कश्मीर में सियासत करनी है तो उसे अपनी इस जमीन को संभालना होगा जो लगातार सिमट रही है, जो लगातार कुछ एक इलाकों तक सिमट गई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं फिर बोलूंगा कि जो हिंदू इलाकों में कांग्रेस को हिमायत नहीं मिली, किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिली, वो अपने आप में कई चीज़ों को की तरफ इशारा कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसे सोचना था। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे, जो नामी लीडर हम माने जाते हैं स्टेट में, जिसमें एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, ये सब लोग हार गए। तो कांग्रेस का एक भी ऐसा ऐसा लीडर इलेक्शन नहीं जीत सका है जो अगली सरकार में कोई अहम भूमिका, अहम रोल निभा पाए। तो ये सच में जो आज के रिजल्ट्स हैं, ये कई चीज़ें हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग सभी जो जिन जिलों का मैंने नाम लिया वहाँ पे सभी सीटों पे बीजेपी जीती है। तो ये बात साबित होती है कि बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आधार है। जी, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि, शुक्रिया आपका, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जम्मू में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ा है, तो ऐसा अभी लग रहा है। तो हम अपना ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं कह रहा था कि मेरे साथ कुछ मेहमान इस वक्त तशरीफ़ फरमा है जो इस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप हैं प्रोफेसर गुलवानी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा सुजादा बशीर साहबा हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं DPAP की, और इसके अलावा ताहिर मोहिद्दीन साहब हैं जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों हजरात का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्यों अब क्या लगता है कि PDP इस इंतखाब में जो है बहुत बहुत पीछे चली गई है और क्या रीज़न है? देखिए जी, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं। हर एक पार्टी जीत जाती है उसके अपने रीजंस होते हैं। जो पार्टीज नहीं जाते लीड में आते हैं या इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो उसके भी नेचुरली अपने रीजंस होते हैं। जहाँ तक PDP का आपने ये कहा कि PDP का मुझे ये लगता है कि प्रोफेसर साहब, आपको रोकना चाहूंगा। एक अपडेट हम लेते हैं डूरू अनंतनाग से। एक अहम खबर है जी, डूरू से जो गुलाम अहमद मीर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने जीत दर्ज की है 29,728 वोट से जो वो हैं जीते हैं। जी, मैं दोबारा दोहराता हूं, गुलाम अहमद मीर जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे डूरू अनंतनाग से, और उन्होंने 29,728 वोटों से जीत दर्ज की है। जी प्रोफेसर। जी, तो उसमें एक बड़ा रीज़न जो पब्लिक लेवल पर डिस्कशन काफ़ी हुई जी, और मीडिया ने भी अदरवाइज, कि जो उनका अलायंस था 2014 इलेक्शंस के बाद जी, वो इलेक्शंस ये ज़रूरी नहीं है कि वो आइडियोलॉजिकली एक डिफरेंट पार्टी से था जी, लेकिन कुल मिला के जो उसका फॉल आउट रहा, वो फॉल आउट लोगों के एस्टिमेट में, लोगों के परसेप्शन में ये लगता है कि वो बड़ा डेंजरस था वो फॉल आउट। एक तो उसके लिए PDP को पब्लिक लेवल पर लोग वोटर्स रेस्पॉन्सिबल समझते हैं एज ए पार्टी।
दूसरा है कि पीडीपी प्रोफेसर में साहब एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगा। लंगेट से एक अपडेट हमारे पास आया है। ये लंगेट से है कुपवारा खुर्शीद अहमद शेख हैं, जो लंगेट से हैं और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने 2131 वोटों से सबकत हासिल की है और जीत दर्ज की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अहम ये है कि ये इंजीनियर रशीद के भाई हैं और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और लंगेट से उम्मीदवार थे और उन्होंने 2131 वोटों से जीत दर्ज की है। जी प्रोफेसर साहब। जी, दूसरी बात यह है कि एज ए पार्टी इट सफर्ड ए मेजर स्प्लिट। जी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसके जो लीडर्स भी थे, एक्स्ट्रा वट एवर रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उसका भी एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो पॉलिटिकल पार्टी की होती है, वो काफ़ी उसका डैमेज हुआ उससे। और तीसरी बात थी कि इसमें जो ट्रांजिशन हुआ मुफ्ती साहब के मरने के डिसीजन बाद, मेकिंग की कमजोरी थी पार्टी की जो आप कह रहे हैं? नहीं, वट एवर रीजन्स, लेकिन एक मेजर, इट वाज नॉट ओनली ए सेपरेट, इट वाज क्वाइट डेवास्टेटिंग फॉर द पार्टी। बहुत मतलब जो लीडर्स थे, मिनिस्टर भी बन गए उस कैबिनेट में, सब के सब वो वहां से निकल गए और फिर कुछ वापस भी आ गए, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तीसरी बात यह है कि लीडरशिप ट्रांजिशन हर एक पार्टी में होता है, फॉर वन एज ग्रुप टू अनदर एज ग्रुप। वो तो पीडीपी में भी है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एडवांटेज है कि फारूक साहब अभी भी डिसीजन मेकिंग में है। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही लेता है। लेकिन यहाँ पीडीपी में ये हुआ कि मुफ्ती साहब के मरने के बाद जो वो लीडरशिप ट्रांजिशन है, वो एक उस वक्त आ गई जब पार्टी में और भी चैलेंजेस थे। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट के एज ए गवर्नमेंट इनकी परफॉर्मेंस जो 2 साल की रही बीजेपी के साथ, कुछ मैंने तो ऑलरेडी आपको वो कहा ही, वो उसमें कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जो रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने, इलेक्टोरेट के सामने आप रखेंगे, आपको रोकना चाहूंगा इस बेसिस पर हमें आप एक बार प्रोफेसर साहब आपको रोकना चाहूंगा। लोलाब कुपवाड़ा से हमारे पास अपडेट आया है। ये कैसर जमशेद लोन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 7708 वोटों से जीत दर्ज की है, यानी कि लोलाब कुपवाड़ा से फातह हुए हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी, तो एक बार फिर ये मैं पढ़ना चाहूंगा। ये लोलाब कुपवाड़ा से जो कैसर जमशेद लोन है, वहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 7708 वोट से जीत दर्ज की है। जी जी जी, तो ये मोटे तौर पर लोगों के लेवल पर या ओपिनियन मेकिंग क्लास जो होता है उनके लेवल पर, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लेवल पर, ये मेजर रीजन्स माने जाते हैं कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कि ये रीजन्स है फॉर डिक्लाइन ऑफ व्हाट यू कॉल एज, बल्कि खुद इल्तिजा मुफ्ती ने लेटली कहा कि वी आर एट द लोएस्ट। ड्यूरिंग इलेक्शनरिंग शी इन फैक्ट कन्फेस्ड इट दैट पीडीपी अपनी पूरी छोटी हिस्ट्री में इज एट द लोएस्ट। तो लिहाजा इसमें जो हमें लगता है कि ये रीजन्स हैं, वो रीजन्स मैंने आपको बताए। कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को आजकल के दौर में रिसोर्सेज का भी एक बड़ा मसला होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और पर्टिकुलरली इलेक्शन मशीनरी को चलाने के लिए। तो और दूसरा ये कि किस हद तक आप ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी जो पार्टी की है उसको आप एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सुजाता जी, ये छोटे और बड़े जितने भी हैं, बिग एंड स्मॉल इश्यूज, यही रेस्पॉन्सिबल है जहां तक पॉलिटिकल पीडीपी का जो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एज ए सच पार्टी खत्म हो जाएगी, नो, बट इसका डिक्लाइन है इस वक्त। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि इतनी मुद्दत, कम मुद्दत के पहले हम एक और अपडेट लेते हैं। ये बारामूला उड़ी से एक अपडेट हमारे पास आया है। सजाद शफी हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। उड़ी से ये लड़ रहे थे और उन्होंने 11,508 वोटों से जीत दर्ज की है। ये एक बड़ा मार्जिन है। ये उड़ी से है जो बारामूला में अहम सीट मानी जाती है, और सजाद शफी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत दर्ज की है 11,508 वोट से। तो सुजाता जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि 24 बरसों की मुद्दत ये कह रहे हैं कि कम मुद्दत थी और पीडीपी में जो डिसीजन जो है उनकी कमी हुई। तो क्या आपको नहीं लगता कि महज 1.5 साल या 2 साल में आपकी पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हम इलेक्शन में उतरेंगे, ये गलत डिसीजन था या सही डिसीजन था? इट वाज द राइट डिसीजन।
जी, क्योंकि तो फिर इलेक्शन को क्यों तो कोई उतरना। कामयाबी हासिल नहीं हुई है? नहीं, देखिए ये अभी पार्टी बनी ही है 1.5 साल पहले। जी, टू रिकॉग्नाइज द कैंडिडेट्स इट वाज वन मोर अ चैलेंज फॉर अस। जी, वो एक हद तक आप देखिए वो कितने आगे तक निकल चुके हैं। जहां पीडीपी उनके साथ थी, उनके कॉम्पिटिटर में एनसी था, एंड स्टिल दे हैव डन वेरी वेल। अगर उनका मुकाबला देखिए इन लोगों से, बाकी पार्टीज का देखिए कि वो बहुत पीछे है उनसे। हमारे कैंडिडेट्स है, दे आर वेरी क्लोज टू द कॉम्पिटिशन, वेरी वेरी, आइदर ऑन अ सेकंड नंबर और आइदर ऑन अ थर्ड नंबर। अब बाकी पार्टीज का भी देखिए जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 25 साल से है, तो उनका ग्राफ भी देखिए और हमारा ग्राफ भी देखिए। सो इट इज नॉट कि हम लोग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी पार्टी की खालिसतन आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। डीपीएपी उसके जो सरबराह हैं वो बहुत ही कोहना मशक सियासतदान हैं। और तो एक मिनट आपके ये इस बात पे दोबारा आएंगे, लेकिन एक अपडेट लेंगे बानीहाल से। बानीहाल रामबंद इलाके में पड़ता है। सज्जाद शाहीन जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 6110 वोट से जीत दर्ज की है। जी हां, ये बानीहाल इलाका है। सज्जाद शाहीन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 6110 वोट से जीत दर्ज की है। फिलहाल हर खबर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रही है और बेशतर कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, सज्जाद बशीर साहब। सो इट वाज अ कंपटीशन, लाइक हमारा वहां सम पीपल सेड कि ये पार्टी है ही नहीं यहाँ। सो टू गिव आवर कैंडिडेट्स इट वाज वन मोर चैलेंज फॉर अस आल्सो, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब वो बीमार हो गए। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली एवरीथिंग स्टार्ट हैपनिंग। तो वो बीमार हो गए, फिर वो हॉस्पिटलाइज, जो वो एक रैलीज के लिए नहीं आ सके, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं कर सके। दैट टाइम ही वाज हॉस्पिटलाइज। दैट वाज वन मोर प्रॉब्लम फॉर द पार्टी। कैंडिडेट के बाद हुआ था वो अलील हुए थे? या बिकॉज वो जब यहाँ फर्स्ट लिस्ट जब निकल गया, ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली कि उनको अचानक सा चेस्ट प्रॉब्लम हो गया एंड ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वाज एडमिटेड फॉर अबाउट वीक। तो उन टाइम को उनको डॉक्टर ने कहा नो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, एंड आप नहीं कर सकते बिकॉज आपकी हेल्थ ना अलाउ नहीं कर रही, यू हैव इवन अ प्रॉब्लम इन द कार्डियक प्रॉब्लम आल्सो, सो यू कैन नॉट। सो आफ्टर दैट डिसीजन हो गया कि नहीं, ही विल नॉट पार्टिसिपेट। एंड अगर कोई लाइक इट वाज हिज डिसीजन कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको कहीं रैलीज में साथ नहीं आ सकता हूँ, और जो मेरे से फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है वो भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि आई कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज माई डॉक्टर्स आर नॉट एडवाइसिंग मी टू ट्रैवल। सो दिस वाज वन मोर प्रॉब्लम। एंड बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भर के वापस ले दिया। सो दिस वाज आल्सो कि लाइक इट वाज गेटिंग ऑल हैफेजेटिक कि हमें लड़ना है। तो आप कह रही हैं कि जो सरबराह आला जो है पार्टी के, उनके अलील होने से जो सारा मामला वो तो सबने देखा हाउ मच सिक ही वाज एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। जी, तो ताहिर मोइनुद्दीन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि सुजाता बशीर साहबा कह रही हैं कि उनके सरपरस्त आला पार्टी के अलील हुए और सारा मामला बिगड़ गया, क्या आप किस निगाह से देखते हैं? एक शख्स के अलील होने से पार्टी में कितनी ये बिगाड़ आ सकता है? देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब का ताल्लुक है, जी, जैसा कि आपने खुद कहा, वह बड़े कोहना मशक सियासतदान हैं। जी, बहुत उनका कैरियर भी बहुत लंबा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनकी कांग्रेस के साथ अलहदगी थी, वो उसमें कुछ सारा कुछ ठीक नहीं। अलहदगी आप कह रहे हैं, वाबस्तगी या अलहदगी? नहीं, जो वाबस्तगी के बाद अलहदगी हुई, जी, मैं उसका कहता हूँ। जी, उस पर या तो पूरी तरह सोच विचार नहीं किया गया, या फैसला जल्दबाजी में किया गया, या क्योंकि दरअसल जिन हालात में वो हुई, आज़ाद साहब के कुछ मुतालबात थे कांग्रेस की क़यादत से, जिनमें कुछ एक मुतालबा ये था कि शायद जो JNK में कांग्रेस के चीफ थे उनको हटाया जाए। तो वो मुतालबा उनका मंजूर किया गया, कबूल किया गया। उसके बाद बज़ाहिर उनकी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि आज़ाद साहब ने फैसला किया है कि वो अलग हो जाएंगे। जी, तो बीच में उनकी बीजेपी के साथ कुर्बत भी रही। मोदी साहब ने किस तरह पार्लियामेंट, मोदी साहब ने उनकी बड़ी तारीफी की। तारीफी करना मतलब नहीं होता है कि दैट ही बिलोंग्स टू द बीजेपी और ही इज कनेक्टेड टू द बीजेपी। अभी ताहिर साहब, नहीं, कुछ हल्कों में ये थी। देखिए उन दिनों ये था कि चूंकि कुर्बत है मोदी साहब के साथ, शायद कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग है। अगर आज़ाद साहब आएंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में, शायद उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा कि लेकिन वो मसला फिर हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्हीं हालात में जो पार्टी थी, पार्टी चलाना, पार्टी बनाना, ये काफ़ी लंबा कार्यदारद वाला मामला होता है। और DAVP जो पार्टी है, अभी
अभी इब्तिदाई मराहिल में है, आगे देखना पड़ेगा कि उसका क्या होगा। तो क्या आपकी नज़र में सही था इस वक्त जब हालात इस तरह से, अभी बिल्कुल नई पार्टी थी, तो इस वक्त असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेना किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, पार्टी में आज नहीं तो कल तो पार्टिसिपेट करना था। अगर हमारे चेयरमैन साहब ठीक होते शायद वो सारी सीट से भी पार्टिसिपेट करवाते, बट उनका बीमार होना इट वाज अ सेटबैक टू द पार्टी। एंड कुछ ऐसे लीडर जिन्होंने उनको मजबूर किया था कि आप कांग्रेस से निकल जाइए, जो ने आपने देखा भी होगा, आजाद साहब ने खुद भी बोला कि लाइक वो मेरे घर आ गए हैं एंड मेरे को कसम कुरान रखे, एंड वो वही लीडर है, फिर वो कांग्रेस में भी जाना चाहे और उधर भी वो खाली हाथ रहेंगे। तो ये एक और था कि पार्टी बन के ऑल ऑफ अ सडन उनका निकल जाना, बट स्टिल दैट डजंट मैटर। बट क्योंकि हमारे जो भी कैंडिडेट्स थे दे वर ऑल रेडी, they were all ready to participate, but जब चेयरमैन साहब ही बीमार हो गए, so what was like कोई everything was like क्या होगा? लीडरान जो है वापस चले गए कांग्रेस में, क्या वो भी एक no, it's nothing, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, these are all rumors। अब देखिए कांग्रेस तो आप देख रहे कांग्रेस का हाल कहाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कांग्रेस में वो जाए या कहीं और भी जाए, जिसको जहां जो लीडर ग्राउंड लेवल पे काम करना है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते रहेंगे। और हमारी पार्टी के लीडर वो है कि जो हर एक जगह खड़े हुए हैं, चाहे ये लैंड का प्रॉब्लम था, चाहे राशन का प्रॉब्लम था, चाहे या एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम था, एवरी साइड यू हैव सीन DPAP स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पीपल, नेक्स्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो जम्मू था, चाहे वो कश्मीर था, चाहे कोई भी सेक्टर था, वहां हम लोग हर वक्त खड़े होंगे। एंड दैट इज द रीजन जितने भी हमने कैंडिडेट इस टाइम मैदान में दिए, वो देखिए आप किस लीड पे आ रहे हैं, तो वो एक देखिए कि उन्होंने कितना खुद एक ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जी, तो ताहिर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जम्मू खिते में अगर एक मिनट आपको रोकना चाहूँ, मैं आपको ये इसमें एक अपडेट हमारे पास है, माफ कीजिए, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद सागर हैं, अनंतनाग से हैं, इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जावेद, बताइए, अनंतनाग या पूरे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग हो या कुलगाम, इस खिते में क्या सूरत हाल है? क्योंकि जो अभी लग रहा था आज सुबह से और चीजें जो हैं तब्दील होती दिखाई दे रही हैं, या यूं कहें कि बिल्कुल जो दिमाग में था लोगों के वो उसके बरक्स हो रहा है, क्या लग रहा है? जी, अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, यहाँ पे जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सभी 7 के नताइज निकले हैं, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थे उनके थोड़ा मुतरादिफ हुआ है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 5 सीटों पे वो काबिज हो चुके हैं, और अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 1 सीट गुलाम अहमद मीर ने जो डूरू की सीट है वहां पे वो काबिज हुए हैं, और अनंतनाग सेंट्रल जो प्रॉपर अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे भी जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इत्तेहादी उम्मीदवार थे पीरज़ादा मोहम्मद सईद, वो काबिज हो चुके हैं। और सबसे अहम बात जो आज देखने को मिली वो ये थी कि जो PDP की जो एक बैशन माना जाता था बिजवारा कॉन्स्टिट्यूंसी को, वहां पे जो साबिका वजीर आला जो मुफ्ती हैं उनकी जो साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही थी इलेक्शन, और काफी नेक टू नेक कॉन्टेस्ट माना जाता था वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर वीरी और इल्तिजा मुफ्ती के बीच, लेकिन वहां से भी जो है बशीर वीरी विक्टोरियस आए हैं। और इसी तरह से पहलगाम की बात करेंगे, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कल्लू जो है वो जीत कर आए हैं। इस तरह से अगर हम बात करेंगे अनंतनाग वेस्ट की, वहां पे एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, और इस तरह से अगर हम बात करेंगे अनंतनाग ईस्ट कांग्रेस की, वहां से जो रियाज अहमद खान वो वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट विक्टोरियस निकल के आए हैं। और एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि जो PDP के एक बड़े नेता माने जाते थे जो अब्दुल रहमान वीरे थे, अब्दुल रहमान वीरे जो अनंतनाग ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे, पहले वो बिजवारा से लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अनंतनाग ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। बड़े कदावर लीडर माने जाते हैं, उन्होंने भी ये सीट जो है वो लॉस की है, वो PDP के सीनियर कैंडिडेट थे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं अनंतनाग कांग्रेस ईस्ट से रियाज अहमद खान, उन्होंने इस सीट को वहां से जीता है। जी जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ताहिर साहब, आपसे मैं सवाल कह रहा था कि एक बार फिर रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट अहम खबर आई है हमारे पास। हंदवारा कुपवाड़ा जो का इलाका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है हंदवारा, वहां सज्जाद गनी लोन है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उन्होंने
662 वोट से जीत दर्ज की है, महज 662 वोट से जीत दर्ज की है। बहुत कड़ा मुकाबला रहा है यहां पे और ये जीत जो है बड़ी दिलचस्प है जी। तो इस अहम खबर की तरफ एक बार फिर आना चाहूंगा। ये हंदवारा जो है, कुपवारा का हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां सज्जाद गनी लोन जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने महज 662 वोट से जीत दर्ज की है। बहुत अहम खबर है जी। ताहिर साहब जनाब, तो आपसे मैं सवाल कर रहा था कि जम्मू खिते में बीजेपी की जानिब से जो यूं कहा जा सकता है कि क्लीन स्वीप सा दिख रहा है, और कश्मीर डिवीजन में जो ज्यादा सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कौन सी ऐसी चीज है जिन्होंने जम्मू की तरफ फिर जो है रागिब किया है लोगों को बीजेपी की तरफ और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू के बारे में कई मतलब अटकलियाँ लगाई जा रही थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी काफ़ी वहाँ मतलब इक़्तिदार में रही है, इनके खिलाफ कुछ बेजारी है, वो है, ये है। लेकिन साबित कर दिया है बीजेपी ने कि उनकी गिरफ्त जो है। साहब एक मिनट आपको फिर रोकना चाहूंगा। एक बहुत अहम खबर है, बड़ी खबर है। गांदरबल जो है, गांदरबल से उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस सदर हैं, वो उन्होंने 10,574 वोट से जीत दर्ज की है गांदरबल से। और एक बार फिर दोहराऊंगा कि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, उन्होंने 10,574 वोट से जीत दर्ज की है। वाज़ेह है कि उन्होंने इससे कबल बडगाम से भी जीत दर्ज की थी अच्छे मार्जिन से, और इस तरह से उन्होंने दोनों सीटें जो हैं गांदरबल की और बडगाम की दोनों सीटें जीत ली हैं जी। ताहिर साहब, तो मैं कह रहा था कि बीजेपी ने जम्मू पे अपने जो गिरफ्त उनकी थी कायम रखी है, और कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस अच्छी कुछ परफॉर्मेंस इस मरतबा दिखाएगी जम्मू रीजन में, तो वो ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस नाकाम हुई है। और जहाँ तक वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फतह का ताल्लुक है, ये दरअसल इस तरह की जो कामयाबी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लंबे अरसे के बाद मिली है। मुझे याद पड़ता है कि शायद फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के जब था, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन गया, नहीं 84 में कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला बड़ी ज़बरदस्त जीत के साथ आए थे, लेकिन बाद में उनकी हुकूमत को गलत तरीके से गिरा दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। सिचुएशन इस वक्त यहाँ ठीक नहीं है। जो हुकूमत बनने जा रही है उसके पास इख्तियारात न होने के बराबर हैं, और ये यूटी है या स्टेट का दर्जा भी नहीं है। उनको कई महाजों पर काम करना है, और मुझे लगता है इसके लिए उन्हें ताहिर साहब एक हमारे साथ बने रहिए। डोडा से इस वक्त एक अहम खबर है। ये डोडा के बद्रवा से जो है दलीप सिंह जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 8,190 वोटों से जीत दर्ज की है। जी हाँ, बद्रवा से जो है दलीप सिंह जी जम्मू कश्मीर बीजेपी की कैंडिडेट थे और उन्होंने जीत दर्ज की है जी। ताहिर साहब, तो जो इनके मामले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्टेट का दर्जा बहाल करना या कुछ इस तरह के काम, मुझे लगता है उसके लिए महज एनसी को नहीं बल्कि यहाँ की जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ एक इत्तेहाद की ज़रूरत है या कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, और एक मुश्तरका तौर एक जद्दोजहद करने की या कोई लाही अमल अपनाने की ज़रूरत है जी। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है 370 का कितना आपको लगता है कि इस पूरे मामले में दखल है जम्मू का बीजेपी की तरफ रागिब होना और कश्मीर का नेशनल या बाकी जो मुकामी पार्टियां हैं उनकी जानिब रागिब होना? देखिए, मैं 370 इसमें अहम है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो दफा 370 का मामला खत्म हो चुका है जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को उसको कर दिया है, और एनसी का ये मुझे नहीं लगता ये ठीक इनका तरीका है कि ऐसी चीजें जो नहीं हो सकती जी, उनके जरिए लुभाने का लोगों को। अच्छा, इस तरह से उन्होंने दफा 370 का कहा हम वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो नहीं ला सकते। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि इनको एक दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एक लाए अमल बनाना चाहिए
मैं समझता हूं कि जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है वो अब काफी सीनियर पॉलिटिशियन हो चुके हैं और अगर उन तक फैसले रहें तो मुझे लगता है वो उस सिमत में जा सकते हैं। लेकिन अगर किस सिमत की आप बात कि मतलब कंसेंसस बनाने की, दूसरी पार्टियों से बात करने की, लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला मंजर से अलग हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर मुझे मामलात गड़बड़ लगते हैं। तो फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अब ये जैसा हम रुझानात में देख रहे हैं कि वादी के बेशतर सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झोली में आई हैं, तो क्या लोग जो आपने देखा 2014 और 2002 में देखा उस वक्त पीडीपी की जानिब जो लहर थी, क्या लोग अब मायूस हो गए हैं पीडीपी से, तो इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के झोली में तमाम तर या बेशतर जो कह सकते हैं सीटें चली गई? देखिए मामलात ये हैं जी, पीडीपी का तो ये प्रोफेसर साहब ने आपको बताया पीडीपी के साथ क्या मसले हुए हैं। पीडीपी का बीजेपी के साथ अलायंस, फिर उसमें स्प्लिट, फिर उसका उनको उनकी जो उन दिनों की जो कुछ मामलात हैं, जैसे कुछ अटरेंसेस थी महबूबा जी की, वो अभी तक लोगों ने उनको माफ नहीं किया है। क्या बीजेपी के साथ इलाहा करना भी एक अहम उसमें पहलू है? बीजेपी के साथ इलाहा नहीं, बीजेपी के साथ इलाहा करना भी एक मसला है जी, क्योंकि मसला ये है या यही मसला है? नहीं, ये भी मसला है। मैं कहता हूँ ये भी एक बड़ा मसला था, क्योंकि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना, उस पर अभी लोग, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी नहीं होती वैली में या जम्मू कश्मीर में, ये पीडीपी ने उसको रास्ता फराहम किया। हालांकि मैं मानता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत ही दूर अंदेश सियासतदान थे। उन्होंने मिस्टर वाजपेयी, उससे पहले बीजेपी के वजीर आजम थे, उन्होंने मिस्टर वाजपेयी के साथ काम किया था और मिस्टर वाजपेयी साहब ने श्रीनगर के स्टेज से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एक तो मुफ्ती साहब से कुछ अंदाजे की गलती हुई, दूसरा उनका ख्याल था कि अगर मोदी साहब में कुछ हो भी तो वो मोदी साहब को भी आमादा कर सकते हैं या उनको तब्दील कर सकते हैं जी। लेकिन ये उनकी ये उम्मीद बार नहीं आई, बल्कि मोदी साहब ने एक दफ़ा उनका यहाँ जब फंक्शन हो रही थी तो उसमें जब मुफ्ती साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में बात करनी चाहिए, तो उसके बाद मोदी साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तो मुफ्ती साहब को बहुत शॉक हुए, मुझे लगता है उनकी बीमारी और उनकी कब्र वक़्त जो उनकी रहलत हुई उसकी वो वजह भी थी, उनको बहुत से शॉक लगे आखिरी वक्त में। तो अब एनसी, अब जहाँ तक एनसी का ताल्लुक है, एनसी को कामयाबी मिली है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद कामयाबी मिली है, और इसलिए मिली है क्योंकि दफ़ा 370 ख़त्म करने और जो हालात यहाँ रहे पिछले 5-7 साल में, एक किस्म की घुटन भी थी, सियासी घुटन भी थी, क्योंकि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट थी। उसका एक रिएक्शन है, उसका एक रिएक्शन है कि एनसी को, हालांकि एनसी कोई धुली हुई नहीं है, लोगों को एनसी के साथ भी बहुत सी शिकायत हैं, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों ने सोचा कि बाकियों के मुकाबले में एनसी ही ठीक है, आजमाई हुई है, इन्हीं के साथ उनको वोट दिया है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, जैसे कि ताहिर साहब ने कहा कि लोगों को लगा कि एनसी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कुछ फैसले किए थे या वादे किए थे वो बर नहीं आए, क्या किस निगाह से देखते हैं इनका जो तजिया है? नहीं, आपने जिस तरह से एक क्वेश्चंस आप फ्रेम करते हैं ना, थोड़ा क्वेश्चंस फ्रेम करने में एक मैं कहूँगा कि थोड़ा इनको कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ेगा दूसरी तरह से। हाँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात नहीं है, एक कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। 2014 में हाँ, एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट आ गया कि जम्मू में ऐसे बीजेपी की तरफ वर्डिक्ट आ गया और वैली में प्रिडोमिनेटली इट वाज पीडीपी। सही। तो उस वक्त शायद मुफ्ती साहब की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि दो रीजन्स को चलाना है, दो रीजन्स की एक अलग हिस्ट्री है। रोकना चाहूंगा, हमारे पास एक चैट आ रहा है जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 2 सीटों में आगे है और टोटल जो 42 सीटें हैं, ऐसा रुझान है कि 42 सीटों पे वो आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 6 सीटों पे
बीजेपी जो है 29 सीटों पे, जम्मू कश्मीर पीडीपी जो है 3 सीटों पे, और जो बाकिया जो पार्टियां हैं वो 10 सीटों पे। तो एक बार फिर इसको पढ़ना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 42 सीटों पे आगे है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 6 सीटों पे आगे है, बीजेपी 29 सीटों पे आगे है, जम्मू कश्मीर पीडीपी 3 सीटों पे आगे, और बाकी जो पार्टियां 10 सीटों पे आगे हैं। जी तो जी इसके एक हाँ, हमारे पास परसेंटेज भी आ रहा है जी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परसेंटेज हम देखेंगे, जो ग्राफ हमारे पास है, जो 75% है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है 75% दिखा रहा है, और बीजेपी का जो है 46% जो है दिखा रहा है, इंडियन आईएनडी का दिखा रहा है 2%, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिखा रहा है 15%, जम्मू कश्मीर पीडीपी का, और जम्मू कश्मीर पीडीपी का दिखा रहा है 3%, और जो सीपीएम का दिखा रहा है 100%। जी जी प्रोफेसर साहब। तो उस वक्त यही था कि 2 रीजन्स को साथ लेना है तो गवर्नमेंट बनानी है, और नोबडी एक्चुअली वांटेड इट, क्योंकि एक किस्म का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था 2 रियासत चलाने के लिए। बिल्कुल सही। और वो रिटन प्रोग्राम था 2 पार्टीज के दरमियान कि हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे। वो पीडीपी ने भी मान लिया, उन्होंने भी मान लिया जी। फिर ये अंडरस्टैंडिंग चली नहीं, उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ हमारे सामने है। इस वक्त जो है सिचुएशन, इस वक्त पहले हमें वेट करना पड़ेगा जब तक तमाम जितने भी रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे, एक पॉलिटिकल पोजीशन क्लियर हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने बलबूते पर वेदर इट इमर्जेस द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दे आर नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशनली एक पोजीशन क्लियर होती है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को जो है जिसको मेजॉरिटी है उनको दे हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर उनकी गुडविल है कि वो कांग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रखेंगे या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा कि भाई पीडीपी अदर लाइक माइंडेड पार्टीज जो है, जो कश्मीर में मतलब जो जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज है, और मान लीजिए इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट लेकर हमें यह समझना पड़ेगा कि मैंडेट किस लिए आया है। जी बिल्कुल। अगर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्स आउट विद कंप्लीट, ये जो है इस वक्त यही कि ये ट्रांसलेट हो जाएगा सीट्स में, तो इसका मतलब है कि इट इज ए वोट फॉर आइडेंटिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इट इज ए वोट फॉर डिग्निटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इट इज ए वोट फॉर एज रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 370 जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक इश्यूज होते हैं या फेडरलिज्म के लार्जर इश्यूज, आर्टिकल 370 अगर आप रिकॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, रिफ्रेज करेंगे, तो एक्चुअली दीज वर सर्टन राइट्स, स्पेशल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो राइट्स की लड़ाई आज लद्दाख के लोग भी कर रहे हैं, वो भी दे हैव गॉन ऑन ए क्लाइमेट फास्ट फॉर द सेम राइट्स, और ये राइट्स की लड़ाई जम्मू में भी है। राइट चाहे मैंडेट उनका क्या भी है क्या नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज जो कैंपेनिंग में भी हमने देखे, चाहे लैंड के इश्यूज है, जॉब्स के इश्यूज, और आई मस्ट टेल यू कि ये जो डिग्निटी वाले इश्यूज, आइडेंटिटी वाले इश्यूज और डेवलपमेंट के इश्यूज या राइट्स बेस्ड इश्यूज जो होते हैं, ये तकरीबन हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर कोने में ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, ये एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर इसमें कोई यहाँ के लोग कोई गुनाह नहीं करते हैं इसमें कि अगर उन्होंने दोबारा इस चीज के लिए वोट दिया, और प्रिडोमिनेटली चूंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उस पर ज्यादा बातें हुई इस इलेक्शन में, सो मच सो इवन द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा कि साहब इसमें ये चीजें हैं, कुछ चीजें ही पॉइंटेड आउट सर्टेन थिंग्स, और यहां से लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि हम खुश है कि होम मिनिस्टर को टाइम मिला हमारा मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए, लेकिन मसला ये है कि उस मैनिफेस्टो में भी यही बातें हैं, क्योंकि ठीक है कि लोग किस हद तक मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, लेकिन बातें जो होती है मैनिफेस्टो की, आइडियोलॉजी की, प्रोग्राम की, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जरिए वोटर्स तक पहुंच जाती है, और वोटर्स जब भी अपना डिसीजन लेते हैं वोट कास्ट करने का,
डेमोक्रेटिक सिस्टम को जैसे हम समझते हैं उसमें तो यही है कि लोग ब्लाइंडली क्लोजिंग देयर आईज पोलिंग बूथ में नहीं जाते हैं वोट करने के लिए। और मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम में आज कहा कि दो चीजें इस इलेक्शन में मैंने क्लोजली मॉनिटर कर दी। एक ही कि ठीक है रैलीज वगैरह रोड शोज अपनी जगह, लेकिन लोगों का जो डिसीजन था वो काफी इन्फॉर्म्ड था, 1। नंबर 2 साइलेंट था, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक था। मतलब इतना कि बहुत ही फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स एंड सम ऑफ द कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुझे नहीं लगता था कि दे कैन मेक इट। अच्छा, उन्होंने भी इलेक्शन जीता। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पर कुछ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कुछ पॉलिटिकल एक आर्टिकुलेशन हो रहा था जो ट्रांसलेट हुआ है इनटू व्हाट यू कॉल एज वोट्स एंड सीट्स। जी, तो क्या हम ये मानें कि आपका जो कहना है कि जब पूरा तरह से वाज़ेह हो जाएगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फातेह होती है इस इलेक्शन में तो तभी पता चलेगा कि असल में लोगों ने क्यों वोट डाले थे? हाँ, इस वक्त भी बहुत है, इस वक्त भी टेंटेटिव एक हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं इस वक्त भी कि क्या हो, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो लेकिन उसके बाद एक और पिक्चर आएगी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह जो विनिंग पार्टी होती है, जितनी भी उनकी सीट्स बढ़ जाते हैं उनका बार्गेनिंग पावर, पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। अच्छा, अब देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो बार्गेनिंग पावर है वो डिक्लाइन हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू में जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं, और यहां भी उन्होंने उन सीट से इलेक्शन जीता जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वो अलग लड़ जाती शायद वही जीत जाते। तो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो गया। और फिर जो छोटी छोटी पार्टीज है चूंकि कश्मीर रिलेटेड प्राइमरली और जम्मू कश्मीर रिलेटेड इश्यूज जो है, कुछ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टी आइडियोलॉजी, रीजनल कंसिडरेशंस को साइड स्टेप करके कहीं ना कहीं इनको कंसेंसस करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इंडियन स्टेट को भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैनेजर्स है ऑफ द इंडियन स्टेट, कि वो इस इलेक्टोरल वर्डिक्ट को स्टडी करे। 2019 के बाद उनको पहली बार समथिंग हैज कम आउट वेरी क्लियरली। इसको साइड स्टेप नहीं करना है, इसको ब्रश असाइड नहीं करना है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। नजरसानी क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों ने वोट दिया। जम्मू कश्मीर के मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शनरीज ने बार बार ये कहा कि ये इलेक्शन अंडर द स्पॉटलाइट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कि इस इलेक्शन को न सिर्फ कौमी लिहाज पर, नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है या लोकल लेवल पर, उन्होंने कहा कि इट हैज ग्लोबल इंपॉर्टेंस। और बीच में हमने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स भी आ गए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए यहां पर, जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी मानना था कि सेकंड फेज में जो वोटिंग डिक्लाइन हुआ वो उसी वजह से, पार्टली उसी वजह से हुआ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसका ज्यादा असर हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली कि भाई किसी और, हरियाणा में क्यों नहीं फॉरेन डिप्लोमेट जाते, सही बात, यूपी में फॉरेन डिप्लोमेट्स क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है कि ये किन कंट्रीज के थे, उन कंट्रीज का इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना क्लाउट है, वो कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज, लेकिन एटलीस्ट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका डिप्लोमेटिक मिशन भी था। और उसके अलावा कुछ और जो डिप्लोमेटिक मिशन दिल्ली में है वो अनऑफिशियली या लो प्रोफाइल स्टाइल में वो भी आ गए। कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है सिर्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस पर्सपेक्टिव में भी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज हैं और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अहम बात कही। तो सुजाता जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब चूंकि आपको पता है कि इस इंतखाबात में आपकी पार्टी बहुत पीछे रह गई है, आपने बताया कि वजूहत क्या थी, तो मुझे बताइए क्या लाहेअमल रहेगा आपकी पार्टी का आगे, क्योंकि आपको एक तरफ आपकी पार्टी के बीजेपी है और दूसरी जानिब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करना पड़ेगी। क्या लाहेअमल रहेगा आगे? We are working hard and inshallah next election we will come up with a very good score, with the winning scores. तो ये अभी स्टार्ट है,
तो नेचुरली जब नेक्स्ट होगा तो सारा कश्मीर क्या सारा जम्मू कश्मीर देखेगा कि आज़ाद साहब ने अगर अपनी पार्टी बनाई तो एक ऐसी स्टेबिलिटी पे लाई कि इनको जीतने का मकसद था, न कि हारने के लिए नहीं आए हैं। एंड जो इस टाइम पार्टीज उठी हैं या जिन्होंने जीता है, सो लेट्स सी जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, जैसे इन्होंने आज तक बोला, अभी तक ये बोल रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे एंड हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। सो मुझे लगता है दिस इज वन मोर लाइक एक ये भी एक है कि लोगों ने इस बेस पे लोगों इनको वोट किया है, बिकॉज दे हैव जस्ट गेन दिस कि नहीं शायद अब की बार ये शायद हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है शायद ये पार्टी आज कर सके कुछ, अगर नहीं कर सके तो रिजल्ट विल कम इन। तो क्या ये जितना भी आप कह रहे हैं कि लाहेमल रहेगा कि आज़ाद साहब की मदद से होगा कि उनके बगैर भी आपके कैंडिडेट जो हैं आपके लीडरान है वो मेहनत करने की? वी आर अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन जी। सो डेफिनेटली चेयरमैन गाइडेंस इज इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। जब तक वो आपको गाइड नहीं करेंगे, जब तक आपको वो एक रोड मैप नहीं देते हैं, यू कैन नॉट डू इट अलोन। नहीं तो आपने देखिए इंडिपेंडेंट इतने उठे हैं, कितने हार रहे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से तो 20-20 कैंडिडेट्स है, तो उनका हाल आज देखिए क्या है। सो यू नीड अ प्रॉपर लीडरशिप एंड यू नीड अ प्रॉपर रोड मैप। सो डेफिनेटली विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ आज़ाद साहब, क्योंकि लोगों की बहुत सारी नजरें आज़ाद साहब पे भी है, क्योंकि वो किसी छोटी पार्टी से नहीं आए थे, वो बड़ी पार्टी से आए थे, तो नजरें बहुत ज्यादा आज तो वो लग रहा है ना, बिकॉज ऑफ व्हेन यू सी द कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, सो वेयर इट स्टैंड्स, एंड इट वाज गुलाम नबी आजाद जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बनाया था, एक बेस थी, एक पहचान थी। आज वो आपको दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ताहिर साहब इस पूरे मंजर में अगर आप देखते हैं तो इंजीनियर रशीद और उनकी पार्टी कहां स्टैंड करती है, आपका तज्जिया क्या है? जहां तक इंजीनियर रशीद साहब का ताल्लुक है जी, तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली किसी को मतलब उसका अंदाजा नहीं था, जब लोकसभा का इलेक्शन पहले उन्होंने लड़ा कि वो जेल में थे, तिहाड़ जेल में थे, तो इलेक्शन में खड़े हो गए और उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चों ने कैंपेन चलाई, उनके साथ उनके दोस्त वगैरह बाकी हम ख्याल लोग मिल गए और पूरी वैली में एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूरा सपोर्ट दिया। तो उस वक्त एक जो थ्योरी काम कर रही थी वो ये थी कि जो दिल्ली की हुकूमत थी जी, वो उमर अब्दुल्ला को हराना चाहती थी जी, तो उनको हराने के लिए इंजीनियर साहब को खड़ा किया गया था। ये भी था, ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था। लेकिन ख्याल ये था कि वो वोट तोड़ेंगे, ये कंसेप्ट नहीं था कि वो पार्टी जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में बारामूला सीट पर कामयाबी हासिल कर ली। उसके साथ मुझे लगता है वहाँ दिल्ली में उम्मीदें बढ़ गई, तो उनको छोड़ दिया गया जमानत पे और उन्होंने बहुत सी जगहों पे उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। उनको तवक्को ये थी कि इंजीनियर साहब 5, 7 या 8 सीटें लाएंगे तो हो सकता है बीजेपी को उससे फायदा मिले। लेकिन जैसा कि मतलब नताइज से जाहिर होता है कि उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई है अभी तक। शायद 22 उनके भाई हैं खुर्शीद साहब, वो जीत गए हैं। उनके कुछ और कैंडिडेट्स भी थे जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन अभी तक शायद वो रिजल्ट शायद सामने नहीं आए हैं। तो लेकिन उनके भाई ने गालिबन जीत हासिल की है। हाँ, उनके भाई ने जीत हासिल की है, लेकिन उन्होंने कुछ और कैंडिडेट्स भी, जैसे बीरवा में उन्होंने नज़ीर अहमद खान को खड़ा किया था, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके चांसेस हैं जीतने के। इसी तरह से यासिर ऋषि को खड़ा किया था वहाँ से सोनावारी से, उनके बारे में कहा जा रहा था। लेकिन मतलब ताहिर साहब, क्या आपको ये लगता है कि जब वो जेल में थे, कैद में थे, तो जज्बात जुड़े थे लोगों के बाहर लाने के लिए जब उनको वोट दिया गया, और जब वो बाहर आए तो वो दूसरे ही रोज राय दहन खान को रागिब करने के लिए जुट गए, यानी कि कैंपेनिंग में जुट गए, तो वो जज्बात जो है कहीं कम पड़ गए? क्या लगता है? यस, वही हुआ। और जब वो जेल में थे तो बाहर नारा दिया जा रहा था कि उनको जेल से छुड़ाना है या वो जेल में है, तो उसके साथ
एक जज्बाती वाबस्तगी हुई, खासकर एक नौजवान तबके की वो हुई। लेकिन जब वो बेल पे आए उन्होंने खुद कैंपेन की और कैंपेन के दौरान भी उन्होंने कुछ मुतनाज़ा बातें कही, वो कहते रहे, उसका मुझे लगता है कोई अवाम पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस रही है उनकी पार्टी की वो उतनी ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही। तो क्या ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं कि अगर वो कैंपेनिंग नहीं करते जिस तरह उन्होंने की या बयानात जो है उन्होंने दिए वो नहीं देते तो तस्वीर जो है ज़रा मुख्तलिफ होती? मुझे लगता है अगर वो जेल से लड़ते और पहले की तरह तो शायद पहले लड़ा था, जेल जो है उनको नहीं लड़ना नहीं, अगर असेंबली इलेक्शन भी वो लड़ते और जेल में होते और बाहर उनके नाम पे लड़ते, मुझे लगता है शायद इस जो उनकी ये रही है जो परफॉर्मेंस इससे कुछ मुख्तलिफ होती है। प्रोफेसर साहब, गुलवानी साहब, आपकी क्या राय है इस बात पे? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज, नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती भी है। प्रोफेसर साहब एक मिनट माजरत चाहूँगा, एक हमारे पास एक अहम खबर आई है, ब्रेकिंग खबर आई है। दिवसर जो है कुलगाम इलाके का इलाका है, दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर पीरजादा फेरोज अहमद जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 1185 वोट से जीता है। जी हाँ, ये दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी जो पीरजादा फेरोज अहमद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 1185 वोट से जीत हासिल की है। जी प्रोफेसर साहब, तो पूरे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की तो प्रोफेसर साहब मेरे एयरफोन से खबर आ रही है कि हमें एक ब्रेक के लिए, वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। माजरत चाहूँगा, वक्फे के बाद फिर ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मे कर पन वोट कास्ट, मे चुन पन कैंडिडेट, लोकल मुद्दों खतर चुन मे कैंडिडेट। अम कन वोट त्रा सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ, बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ये हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना ज़रूरी है, अपना नुमाइंदा चुनना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना ज़रूरी है।
आप बीजेपी स्पोक्समैन। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर खैर मकदम है। तो हम बातचीत के सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और एडवोकेट शेख सलमान साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। तो मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ एक बार आना चाहूँगा दोबारा से। जैसा हम बात कर रहे हैं कि 2014 में जो वर्डिक्ट आया था, गालिबन उसी से बिल्कुल कुछ मिला जुला जो वर्डिक्ट है अब की बार भी आ रहा है। तो क्या ये कुछ सबक है, कुछ लेसन्स है कुछ पार्टीज़ के लिए? आप एक सीनियर रहे हैं, आपकी नज़र बहुत कड़ी नज़र है, गहरी नज़र है इन सभी मामलात पे, किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें देयर आर मतलब डेफिनेटली कुछ लेसन्स हैं जी। अगर 2014 को भी एक कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे कि उसका फॉल आउट क्या रहा फिर और वो कहां से कहां तक चला गया। जो कंसिडरेशंस उस वक्त थी एक रीजनल पार्टी और एक नेशनल पार्टी के दरमियान कि हुकूमत बननी चाहिए, चूंकि दो रीजन्स डिफरेंट है, पॉलिटिकली डिफरेंट है और मतलब उनकी एक डेवलपमेंटल नीड्स डिफरेंट है। और भी थोड़ा हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को या 1947 से, तो जम्मू प्रिडोमिनेटली जो प्लेन्स हैं वहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इलेक्टोरल हिस्ट्री है, वो डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग जो थी, वो अंडरस्टैंडिंग इट वाज नॉट अबाइडेड बाय, इट वाज नॉट रेस्पेक्टेड। और नतीजा फिर उसके बाद ये हुआ कि न कि जम्मू कश्मीर रियासत का स्पेशल स्टेटस जो है, इसके जो खुसूसी राइट्स थे और वो विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो आउटसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, वो चले गए। एक बात। और स्टेट जो है, स्टेट यूनियन टेरिटरी में, हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो एक चीज था हमेशा, आर्टिकल 370 जी, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कभी ये बात नहीं थी कि हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और पूरे इंडिया का जो अगर आप देखेंगे 47 के बाद ये आप चूंकि एक कलैशी बन गया है कि कोई ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि आप कलामी माफी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे स्क्रीन पे इस वक्त रिजल्ट है, नताइज जो है सामने आए हैं, ये बिल्कुल फाइनल रिजल्ट हैं। ये इंडिया जो है 49 जो है सीट पे फातेह है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है और 49 सीट्स पे ये फातेह हो गई हैं और 49 सीटें इन्होंने जीत ली हैं। इसके अलावा बीजेपी जो है 29 सीटों पे फातेह हुई है। जम्मू कश्मीर पीडीपी जो है महज 3 सीटों पे फातेह है और बकिया जो पार्टियां हैं वो 9 सीटें जीत गई हैं। और ये बिल्कुल जो है इस वक्त आखिरी जो है नताइज हैं, तो ये हमारे सामने आए हैं। और इंडिया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उन्होंने 49 सीटें जो है जीत ली हैं। जी प्रभु साहब आप जी, तो यही मैं कहता हूं कि अगर उसको आप कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो फिर इस इलेक्टोरल वर्डिक्ट में 2024 जो है इस वक्त, जी सर, देयर आर सर्टेन लेसन्स टू बी लर्नड। और वो लेसन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है जी। जो एक लार्जेस्ट पार्टी या कांग्रेस और एनसी फॉर एग्जांपल, वो लेसन है बीजेपी के लिए भी। मैंने आज सुबह भी एक प्रोग्राम में ये कहा और रिपीट में करूंगा, बीजेपी का, चूंकि बीजेपी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से पावर प्रोजेक्शन नहीं करती है। बीजेपी अपने आप को प्रेजेंट करती है एज पार्टी स्टेट, as party state, not as a ruling party. There is a difference. सही कि पार्टी स्टेट क्या होता है और रूलिंग पार्टी क्या होता है। अब रूलिंग पार्टी में आप स्टेट को अलग छोड़ते हैं, स्टेट का अलग अपना काम है, पार्टी का अलग है, आपकी गवर्नमेंट है। लेकिन जब आप पार्टी को स्टेट पार्टी बनाते हैं या पार्टी स्टेट बनाते हैं, तब आपके पावर उस पर फिनोमिनल इंक्रीज हो जाता है और आप स्टेट पावर को यूज करते हैं। आप नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव पावर यूज करते हैं जो आपको मैंडेट में मिला है, बल्कि आप स्टेट पावर को भी यूज करते हैं और स्टेट की मिशनरी को यूज करते हैं। तो उस सिलसिले में बीजेपी एज ए पार्टी और बीजेपी एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज दिल्ली, उन पर भी जिम्मेवारियां हैं। और यहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, बिल्कुल सही। वो शायद चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एज एंकर, एज समवन हु कैन रैली टुगेदर,
जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से बाहर भी सिविल सोसाइटी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में जिनमें इंटरनल कंसेंसस की बड़ी जरूरत है। बहुत अहम। बिफोर यू टॉक टू दिल्ली यू मस्ट टॉक टू योरसेल्फ। आपको जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, और वो बात सिर्फ आप वैली में नहीं कर सकते हैं, वो बात आपको जम्मू में भी करनी है और फिर उसके बाद दिल्ली में भी करनी है। आप देखो लद्दाख और कारगिल के लोग इस वक्त दिल्ली गए हैं, सो कलेक्टिवली गए कारगिल के लोग भी और दिल्ली के लोग भी, उनका डेलीगेशन। इस तरह से जम्मू और कश्मीर वर्डिक्ट क्या आएगा वो तो हमें पता है, लेकिन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है वो कॉमन है एज फार एज द टू रीजन्स आर कंसर्न। और शायद तीसरा जो क्वेश्चन आपका था वो मैं भूल गया, व्हाट वाज दैट? ये इसी जो उन्होंने बाकी जो इलाहा किया था कांग्रेस के साथ इलाहा किया था और 2014 में। हाँ, चूंकि कांग्रेस इस वक्त ये है, चूंकि कांग्रेस का जितना एक्सपेक्टेशन लोगों को भी था और कांग्रेस लीडरशिप को खुद भी था, इस एक्सपेक्टेड लाइन्स पर उनको सपोर्ट नहीं मिला है। तो उनको जितनी भी ज्यादा सीट्स मिली हैं वो तो कश्मीर में वैली में मिली है उनको, और वैली में तकरीबन वही सीट्स जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको ग्राउंड कंसीड कर दिया। तो लिहाजा उस सेंस में ये तो अब लार्जेस्ट पार्टी जो है सिंगल पार्टी, उनके लिए है कि प्रोपोर्शनेटली कैसे वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे, वो तो अभी उसका सेकंड स्टेज है जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक, इलेक्शन रिजल्ट्स का ताल्लुक। तो एडवोकेट शेख सलमान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि कश्मीर में बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, हालांकि जम्मू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि उनकी जो अलग जो लाहेअमल है, तो क्या इस बात से इत्फाक करते हैं क्या? देखिए, परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है वो डेमोक्रेसी की रही है जी। हमने डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस को एनहांस किया है, उसको स्ट्रेंथन किया है और डेमोक्रेसी को ही हमने प्रायोरिटी पे लिया है। तो आप ये आज देख रहे हैं जो एनसी के कैंडिडेट्स है या एनसी की जो वोटिंग है, या कांग्रेस को जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, एनसी को प्लेटफॉर्म मिला है, पीडीपी को प्लेटफॉर्म मिला है ऑपरेट करने के लिए, ये बीजेपी ने दिलाया है। जब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, जब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, जब आपके टेरर इंसिडेंट्स को कम किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, एक ऐसा माहौल दिया कि जहां इलेक्शन को फंक्शन कर सके, जो कि डेमोक्रेसी का सबसे एसेंशियल एलिमेंट है इलेक्शंस। आपने इलेक्शंस को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया। बीजेपी ने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि आज हम पहली बार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस है वो फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पहले इलेक्शंस को टैबू बताया जाता था, अनएक्सेप्टेबल बताया जाता था। आज जो इलेक्शंस है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। इसका सर किसके सर? इसका सर ऑब्वियसली जो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही थी, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, उसी को जाता है। हमने इनके दौरान भी इलेक्शंस देखे हैं, हमने वहाँ बम्बार्डिंग देखी है, हमने वहाँ नारेबाजी देखी है, हमने वहाँ पाकिस्तान की चीज़ें देखी है। तो सबसे बड़ी जीत जो आज हुई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है, डेमोक्रेसी की हुई है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का, वो इलेक्शन होता है। तो आज सबसे पहली जीत उनकी हुई है। जहां तक बात करते हैं हमारे रिजल्ट्स की और हमारी परफॉर्मेंस की, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने कैंडिडेट्स उठाए वहां हमने इंप्रूवमेंट देखी है, वहां बेटर परफॉर्मेंसेस है। इफ वी कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शंस, लास्ट असेंबली इलेक्शंस, परफॉर्मेंस आर सर्टेनली हाई एंड बेटर। And when it comes to Jammu region we have flourished very well, we have delivered very well, and now we see that the dynamics of the political game will change now, and suddenly we have the numbers, and numbers are showing a different picture, but we'll see what to explore in it. तो इस वक्त हमारे स्क्रीन पे एक नक्शा जो है जम्मू कश्मीर का, इसमें रंगों के जरिए दिखाया गया है कि कौन सी पार्टी कहां तक फाते हुई है और कितना आगे पीछे है। और इसके अलावा जो है नीला रंग जी बीजेपी पीले रंग का है और 29 सीटों में फाते हुई है, और हरा रंग जो है सब्ज रंग जो है ये पीडीपी का है और 3 सीटों पे वो फाते हुई है, और बाकी जो है ग्रे कलर जो है, और ये 9 जो हैं बाकी कैंडिडेट जो फाते हुए हैं, और बाकी ये आज़ाद उम्मीदवार हैं या बाकी पार्टी से हैं। तो ये नक्शा जो है पूरा दिखा रहा है कि इस वक्त जो इंतखाबात हैं किस तरह से मुकम्मल हो गए हैं। जी एडवोकेट साहब। तो मैं यही बता रहा था कि जम्मू में हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जम्मू में हमारी जो बेस है काफ़ी पुराना, हम यहाँ बिल्कुल नए थे, हमने यहाँ 12 साल से ऑपरेट किया है, जहाँ की एनसी यहाँ लास्ट 70 ईयर्स 7 डेकेड से ऑपरेट कर रही है।
تو ہمارے روٹس جو ہے تھوڑے سے نئے ہیں, اتنے فلرش نہیں ہوئے ہیں. تو ونس وی اسٹارٹڈ گیٹنگ فلرشنگ ہیئر, ونس وی آر مور, آور آرگنائزیشن ول گرو, آور آرگنائزیشن اسٹرکچر ول گرو. So we will definitely have better performances, and we will have more people with us, more connect with the public, and we will certainly have a better presence. جی تو سجاتا جی آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ یہ جو بی جے پی کے جو ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر بار محنت کی ہے, لوگوں کو دکھایا ہے, صحیح دکھایا ہے اور یہاں پہ پرامن ماحول بنایا ہے, اور تبھی یہ ممکن ہو پایا کہ الیکشن جو ہیں پرامن ماحول میں ہوئے. لوگ اب ٹیبو کی طرح نہیں بلکہ جشن کی طرح انتخابات کو منا رہے ہیں. کیا کہنا ہے؟ اس سے پہلے بھی جس نے بھی جیتا ہے وہ ایک جشن کی طرح ہی منائے ہیں. یہاں الیکشنز بہت ٹائم سے ہوئے ہیں, 84 میں بھی الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد 96 میں بھی الیکشن ہوا, اینڈ جو بھی پارٹی جیتی ہے they have celebrated. It's not the first time the parties are celebrating. So it is whosoever wins, they celebrate it. So it is not the BJP, it is the BJP here where the people are not voting. People don't want to vote them because they know what has happened. ایک country سے state سے 2 UTs, and 2 UTs کو LG ہمیں گائیڈ کرے گا ہمارے کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. CM will not have any power. And LG will have the whole powers. This is just because of BJP. BJP, it's a gift to the J&K people of Jammu and Kashmir, and the results in front of people کہ that یہ حال ہے BJP کا یہاں. اگر یہ اتنے strong ہوتے کہ یہ BJP میں یہ تو بول رہے تھے کہ جموں میں will take 35 plus. So this is the seats where they are end up. This is not there. According to their words, they are nowhere. پروفیسر صاحب یہاں ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ ایل جی ہے اس وقت یونین ٹیریٹری ہے, تو اختیارات میں کتنا فرق ہوگا, جو چیف منسٹر ہیں یا جو ایم ایل ایز ہیں یا جو منسٹرز ہوں گے, کتنا فرق ہوگا اختیارات میں, کیونکہ سب لوگ جو ہیں یہ بات جاننا چاہتے ہیں. نہیں, اختیارات تو آلریڈی جو جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 ہے, اور پھر جو اس میں امینڈمنٹس ہوئی آج تک بھی. آپ چونکہ اس وقت بہت سارے کام لوگوں نے شاید وہ پڑھا, لیکن پھر اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز امینڈمنٹس اس میں ہوئی تو کیوریاسٹی بڑھ گئی, اور وہ کیوریاسٹی اس لیے بھی بڑھ گئی کہ جب الیکشنز نزدیک آ گئی کہ what lies with the elected government and what lies with the non-elected institutions. کیونکہ یہ ایکچولی مسئلہ جو جموں کشمیر کا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ فکس کرنا ہے کہ آپ نے پاورز نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو کیوں زیادہ دیے ہیں اور الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو کم دیے. یہ بہت اہم ہے. ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ایک کہنے سے نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے چونکہ یونین ٹیریٹری, لہذا یونین ٹیریٹری اور یہ بھی پوڈیچیری کا ماڈل جو ہے ایز اے یونین ٹیریٹری وہ جہاں پر ہے. ابھی ایک اور چیز جو آج کل ڈسکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ نامینیٹڈ سیٹس, اور ان کی تعداد کم نہیں ہے, 5 ہے. جموں کشمیر اس چھوٹی ایریا میں 5 سیٹس کا نامینیٹ کرنا ود ووٹنگ رائٹس, اٹ اماؤنٹس ٹو آلموسٹ یوزنگ اے ویٹو پاور اگینسٹ واٹ یو کال این الیکٹڈ گورنمنٹ. یعنی کہ پارٹیز جو ہے, پارٹیز کو پر سے کوئی شاید آبجیکشن ہے نہیں کہ جو گروپس, جو کمیونٹیز جن کو ریزرویشن کی ضرورت ہے, نامینیشن کی ضرورت ہے, شاید اس پر ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. لیکن ڈفرنس آف اوپینین شاید اس پر ہے کہ ہو الٹیمیٹلی از گوئنگ ٹو نامینیٹ دیم. اگر ایل جی نامینیٹ کرے گا تو آن ہوز ریکمنڈیشن. یہ پولیٹیکل پارٹیز آج کل بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور کل میں دیکھ رہا تھا جو ویسٹ پاکستان ریفیوجیز ان کا لیڈر ہے مسٹر چونی, تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ غلط ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکلی اورینٹڈ کوئی آدمی ہماری سیٹ لے جائے گا. لیکن میں بھی ایز اے پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ, میں یہ فرام اے ڈسٹنس دیکھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے حوالے سے بالکل یہ 5 سیٹیں ان کو پولیٹیکل کنسیڈریشنز پر کوئی پارٹی اپنے پاکٹ میں ڈالے گی, یہ شاید ان کمیونٹیز کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے گا, اور جموں کشمیر کا جو الیکٹورل ورڈکٹ جو ہے اس کو بھی شاید یہ ان ون اور دی ادر سینس اس کو بھی کسی حد تک یہ ڈینٹ کرتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو بھی. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے یہ پبلک ڈومین میں ہے,
ये इन पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में। एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इलेक्शन जो अभी हुआ, रिजल्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट बनेगी, दिस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। दिस डज नॉट कल्मिनेट टू एनीथिंग एक्सेप्ट वन कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो प्रोफेसर साहब, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, जी इट इज ए चैलेंज ऑल्सो। प्रोफेसर साहब, हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि खबरों का वक्त हुआ चाहता है और खबरों के बाद ये सिलसिला जो है दोबारा जारी रखेंगे। रुकते हैं, तब तक एक वक्फे के।